वेलकम स्टूडेंट। देखिए आज आपकी क्लास है बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर इंटीग्रेटेड, जिसके अंदर आपका फिजिक्स का जो पहला पेपर है वो है मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स के साथ साथ उसमें कुछ रिलेटिविटी की टर्म्स है और कुछ दोलन वाली किताब भी है, यानी सापेक्षता, उसके साथ यांत्रिकी और यांत्रिकी के साथ आपका दोलन और तरंगी है। इसके अंदर आपका जो पहला चैप्टर है वो है रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का। सापेक्षता के अलावा उसके अंदर और भी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। इससे आगे यूनिट आएगी यांत्रिकी की, जिसके अंदर अपन जड़त्व, आघूर्ण, रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड वालों के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ से जब अपन स्टार्ट करते हैं, जो आपका पहला चैप्टर है वो है सापेक्षता का। सापेक्षता के अंदर अगर आपको क्या पढ़ना होगा, सापेक्षता क्या होती है, किसने इसकी टर्म्स दी, तो इसके अंदर देखो कई सारे वैज्ञानिक आए थे, ठीक है। जैसे न्यूटन ने अपनी सापेक्षता के कुछ सिद्धांत दिए, गैलीलियो ने दिए, उसके बाद आइंस्टाइन की थ्योरी आई, ठीक है। सबने अपनी आइंस्टाइन की थ्योरी जो सबसे ज़्यादा आपकी प्रख्यात हुई, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। इस सापेक्षता का जन्म कहाँ से हुआ बात अगर करें तो सापेक्षता की जो आपकी टर्म है वो अस्तित्व में कब आई। सापेक्षता के बारे में जानकारी तो किसने दी, आइंस्टीन ने दी। अब आइंस्टीन को यह ख्याल कहाँ से आया, तो आपने जो पढ़ा होगा पीछे वाली क्लासों के अंदर कि जो आपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में देखा होगा, जिसके अंदर फेराडे ने एक प्रयोग किया था। फेराडे ने चुंबक के बीच में और किसी धारावाही कोयल के बीच में, धारावाही चालक के बीच में अपेक्षिक गति कराई थी, जिसके कारण उनके अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हुआ था, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, जिसे अपन ने नाम दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उस अपेक्षिक गति को ध्यान में रखते हुए आइंस्टीन ने अपनी एक नई थ्योरी बनाई, जिसके हिसाब से उसने ब्रह्मांड की चीज़ों के मध्य अपेक्षिक गति को डिफाइन करना चाहा। उसके अंदर अगर आपका पहला चैप्टर आता है सापेक्षता। सापेक्षता को स्टार्ट करने से पहले अपन उसके कुछ टर्म्स है वो डिफाइन कर लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपकी जो टर्म आती है वो आती है निर्देश तंत्र की, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात आती है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या आता है। कि बात करें कि अगर अपने को ब्रह्मांड की चीज़ों के बारे में बताना है तो सबसे पहले अपन ब्रह्मांड के एक छोटे से कण की बात करें, तो अगर आपको किसी कण की मूलभूत गुणों को दर्शाना हो, किसी कण के गुणों को दर्शाना हो, कण का अस्तित्व दर्शाना हो अपने ब्रह्मांड में, तो उसके लिए क्या चीज़ जरूरी है। तो कण के अस्तित्व को दर्शाने के लिए उसका स्थिति फलन जरूरी है। अगर अपने को पता है कि वो कण है इस ब्रह्मांड में कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ अस्तित्व के अंदर है, अगर अपने को स्थिति फलन पता है तो स्थिति फलन का समय के सापेक्ष अवकलन करके अपन क्या निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं। वेग का उसी समय के सापेक्ष अवकलन करके अपन क्या निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं। वेग का गुणा उस कण के द्रव्यमान के साथ करके अपन उसका संवेग निकाल सकते हैं। त्वरण का गुणा उसके द्रव्यमान के साथ करके अपन उसके ऊपर लगने वाला कुल बल निकाल सकते हैं, जो कि उस कण की मूलभूत कुछ गुण होंगे। कण के गुण क्या होंगे, यही होंगे। उसका संवेग क्या है, उसका वेग क्या है, उसकी स्थिति क्या है, वो ब्रह्मांड में कहाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो किसी कण की स्थिति को दर्शाने के लिए अपने को अगर उसके मूलभूत गुण चाहिए तो अपने पास सबसे पहले जरूरी है कि उस कण की स्थिति क्या है ब्रह्मांड में। तो किसी कण की स्थिति को दर्शाने के लिए अपने पास जो आवश्यक चीज़ है वो है निर्देश तंत्र। अब निर्देश तंत्र की डेफिनेशन वाइज जाए तो निर्देश तंत्र होता क्या है। निर्देश तंत्र एक ऐसी सापेक्षिक समष्टि है। निर्देश तंत्र क्या है, एक ऐसा सापेक्षिक समष्टि सापेक्षिक समष्टि जिसे अपन बोलेंगे रिलेटिव स्पेस। सापेक्षिक समष्टि, निर्देश तंत्र एक ऐसी सापेक्षिक समष्टि है जिसके अंदर अपन किसी भी कण की स्थिति का फलन क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, या किसी कण को किसी ब्रह्मांड में उसकी अवस्थिति को दर्शा सकते हैं। निर्देश तंत्र एक ऐसी सापेक्षिक समष्टि, ऐसा रिलेटिव सिस्टम या रिलेटिव स्पेस है जिसके अंदर अपन किसी भी कण की क्या दर्शा सकते हैं, स्थिति दर्शा सकते हैं। अब ये रिलेटिव स्पेस है जो आपकी सापेक्षिक समष्टि है, ये बनती किससे है, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें होती है जिनसे ये मिलकर इंक्लूड होती है, जिससे ये बनती है। जो आपकी सापेक्षिक समष्टि है, जो आपका मुक्त आकाश है, एक तरह से आप बोल सकते हो। स्पेस का मतलब है एक तरह के आकाश है, मुक्त आकाश। अब इसमें सापेक्ष ये जो टर्म है इसका क्या अंतर है वो अपन आगे पढ़ेंगे। एक ऐसा मुक्त आकाश है जिसके अंदर अपन किसी कण की स्थिति को दर्शा रहे हैं, तो अपने पास क्या होना चाहिए, एक ऐसा रिलेटिव स्पेस होना चाहिए जिससे क्या दर्शा सकता हूँ उस कण की स्थिति। जैसे अगर मैं बात करूँ इस मार्कर से, ये जो आपका बोर्ड है ये कुछ 1 मीटर दूर है, ठीक है। इस मार्कर से ये क्या है, 1 मीटर दूर है, तो मैंने इसको निर्देश तंत्र मान के इसके रिलेटिव स्पेस में, इसकी सापेक्षिक समष्टि में या इसके मुक्त आकाश में किसी और चीज़ की क्या बताई है, अवस्थिति बताई है। इसका एक मुक्त आकाश होगा, इसकी एक सापेक्षिक समष्टि होगी, इसका एक स्पेस होगा, जिस स्पेस के अंदर ये बोर्ड आ रहा है और कितनी दूर आ रहा है, तो 1 मीटर दूर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस बोर्ड को क्या मानता हूँ, निर्देश तंत्र मानता हूँ। इसकी एक सापेक्षिक समष्टि होगी बोर्ड की, और उस सापेक्षिक समष्टि में ये मार्कर कितने दूर होगा, तो ये भी कितना होगा, 1 मीटर दूर होगा। तो सबका निर्देश तंत्र क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है।
अब ये सापेक्षिक समष्टि है या जो आपका निर्देश तंत्र है, होता क्या है या बनता किससे है? तो इसके अंदर सबसे पहले आता है अक्षीय तंत्र। अक्षीय तंत्र का मतलब है मेरे पास कुछ XYZ सिस्टम होना चाहिए, अक्ष होने चाहिए। किसी कण की स्थिति को दर्शाना है तो मेरे पास अक्ष होने चाहिए, जिनके नाम मैं XYZ बोल देता हूँ। अगर द्विविमीय तंत्र है तो उसके अंदर X और Y चल जाता है, वो त्रिविमीय तंत्र है तो मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट होने चाहिए, X, Y और Z होने चाहिए, जिसको मैं इस प्रकार दर्शाता हूँ। मान लो अगर ये x और y को मैं इस बोर्ड के ऊपर अवस्थित मानूं कि x है वो इस बोर्ड का ये पैमाना है और y है वो इस बोर्ड का ये पैमाना है, तो z जो है वो इसके लंबवत बाहर की ओर निकलता हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है, अब इसे बोलते हैं निर्देश तंत्र। क्या निर्देश तंत्र इन 3 अवस्थाओं से संपूर्ण हो जाता है क्या? अक्षीय तंत्र से संपूर्ण हो सकता है क्या? तो देखो, अक्षीय तंत्र सबसे पहले अपन सापेक्षिक समष्टि के अंदर सबसे पहले अपने पास जो चीज़ आती है वो आती है अक्षीय तंत्र, जो 3 निर्देशांक या 2 निर्देशांक जितने भी निर्देशांकों से मिलकर बना हो सकता है। मुक्त आकाश की बात करें तो अपन बात करते हैं 3 निर्देश तंत्रों की। ठीक है, 3 अक्षीय तंत्र की, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम की। उसके बाद मेरे को पता होना चाहिए कि ये जो बिंदु है ये क्या है? ओरिजिन पॉइंट, जहाँ पे सारी अक्षें आके मिलके मिलती है, जो मिलान बिंदु होता है उसे बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन पे कोई भी प्रेक्षक स्वयं को बैठा हुआ मानता है, यानी जितनी भी रीडिंग ली जाती है प्रेक्षक ये मानता है कि मैं उस ओरिजिन पे बैठा हुआ हूँ। सारी रीडिंग, सारी जो मेजरमेंट है, सारी मापन है, सारा कहाँ से होता है? इस बिंदु से होता है, जिसे बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। यहाँ से सारी चीज़ें क्या की जाती है? दर्शाई जाती है। अब अगर बात करें कि ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से कोई कण आपको बताना है कितनी दूर है, कण बताना है कितनी दूर है, किस अक्ष से कितनी दूर है, किस अक्ष के ऊपर अवस्थित है, किसी अक्ष के ऊपर है भी या नहीं है, यानी इस अक्ष के ऊपर होगा तो कितनी दूर होगा, इस अक्ष के ऊपर होगा तो कितनी दूर होगा, या मुक्त आकाश में होगा तो कितनी दूर होगा। तो दूरी को बताने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? अक्षीय तंत्र के साथ साथ एक लेंथ का स्केल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि लेंथ का स्केल होना चाहिए, जहाँ से मैं ये मेजर कर सकूँ कि ये जो पॉइंट है इससे कोई चीज़ कितनी दूर है, या मेरा जो एक इकाई है वो कितनी लंबी है। ठीक है, छोटे ब्रह्मांड की बात करें, छोटी कैलकुलेशन की बात करें तो अपन एक इकाई 1 सेंटीमीटर की लेते हैं, लेकिन बड़ी ब्रह्मांड की पूरी यूनिवर्स की बात करें तो उसके लिए क्या होगा? एक इकाई कुछ अलग मैटर करेगी। तो मेरे पास एक लेंथ का स्केल होना चाहिए। उसके बाद देखो, कोई भी चीज़ है, कोई भी कण है, वो इस यूनिवर्स में किस प्रकार अवस्थित है, यानी किसी कण की 2 अवस्थाएं हो सकती है, या तो वह स्थिर है या वह क्या है? मोशन के अंदर है, या तो वह गतिमान है या वह स्थिर है। इसको निर्धारित करने के लिए भी क्या निर्देश तंत्र काम आता है? तो निर्देश तंत्र काम आता है। ठीक है, अपन किसी कण की स्थिति को बताना चाहते हैं कि वो स्थिर है क्या, निर्देश तंत्र में गतिमान है, तो क्या होना चाहिए? तो गति की अपन परिभाषा को जाने तो क्या है कि अगर कोई कण है, उसकी स्थिति है वह समय के साथ चेंज हो रही है। अगर किसी कण की स्थिति समय के साथ चेंज होती है तो अपन कहते हैं वह गतिमान अवस्था में है। तो अगर मेरे पास ये निर्देश तंत्र है, इस निर्देश तंत्र में कोई कण है, ठीक है, अगर उसकी स्थिति चेंज होगी किसके साथ? समय के साथ। तो मेरे को किसी कण की स्थिति देखनी है किसके साथ? समय के साथ, ताकि मैं बता सकूं कि वह गतिमान है कि स्थिर है। ठीक है, तो इस कण की स्थिति को बताने के लिए एक तो लेंथ स्केल जरूर होना चाहिए, दूसरी बात इसकी अवस्था बताने के लिए एक समय का पैमाना भी होना चाहिए कि टाइम के साथ मैं देख सकूं इसकी पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। तो लेंथ के साथ साथ एक मेरे पास किसका स्केल होना चाहिए? टाइम का स्केल होना चाहिए, जिससे मैं क्या बता सकता हूँ? किसी भी कण की स्थिति को बता सकता हूँ कि वह स्थिर है क्या गतिमान है। तो बात करते हैं कि क्या पढ़ा आपने? निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या होती है? एक ऐसी सापेक्षिक समष्टि होती है, एक ऐसा रिलेटिव स्पेस होता है किसी चीज़ का, जिसके अंदर अपन किसी कण की स्थिति को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। अब ये सापेक्षिक समष्टि बनती किस किस चीज़ से? तो एक तो बनती है आपकी किससे? अक्षीय तंत्र। अब ये अक्षीय तंत्र क्या है? द्विविमीय भी हो सकता है, त्रिविमीय भी हो सकता है। उसके बाद उस निर्देश तंत्र के अंदर किसी कण की स्थिति को दर्शाने के लिए क्या चीज़ जरूरी होती है? तो उसके साथ एक तो लेंथ स्केल जरूर नहीं होना चाहिए कि उसके मूल बिंदु से वो चीज़ कितनी दूर है। दूसरी बात टाइम का स्केल जरूरी होना चाहिए, जिसके साथ मैं बता सकूँ कि समय के साथ उस बिंदु की वह दूरी परिवर्तित हो रही है कि नहीं हो रही, ताकि मेरे को ये पता चल जाए वो स्थिर है कि गतिमान। ये होता है आपका क्या? निर्देश तंत्र। ठीक है, ये तो बात हो गई कि अपने निर्देश तंत्र को अपन नॉर्मल यूनिवर्स में लगा सकते हैं, अपने आसपास के क्षेत्र में लगा सकते हैं, अपने नॉर्मल फ्री कर सकते हैं। ये जो कण है, अगर मैं इसको मुक्त आकाश में मानूं तो मेरा क्या जो निर्देश तंत्र है वह भी मुक्त आकाश में घूम सकता है क्या? तो आपका मुक्त आकाश में निर्देश तंत्र है वह भी मुक्त आकाश में घूम सकता है। अगर एक निर्देश तंत्र ये डिफाइनेट नहीं होता कि यही है, डिफाइनेट नहीं है कि यहाँ पे यही है। आप किसी चीज़ को अवस्थिति दर्शाना चाहो तो आप उसको मेजर करोगे तो आपका निर्देश तंत्र अलग होगा, आप किसी और चीज़ से मेजर करोगे तो निर्देश तंत्र अलग होगा। जैसे अगर आप बात करते हो किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, तो किसी प्लेटफॉर्म पे ये दुकान है, ठीक है, अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो
तो आपके हिसाब से ये दुकान की अवस्थिति है। फिर क्या करते हो, आप किसी ट्रेन के अंदर सफ़र करने लग जाते हो तो आपकी पोजीशन इस टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो आपके हिसाब से ये दुकान की अवस्थिति भी चेंज होगी, क्योंकि अब आप क्या हो गए, गतिमान निर्देश तंत्र में आ गए, आपकी पोजीशन है वो चेंज हो रही है, आप चीज़ों को अलग तरीके से देखोगे, तो निर्देश तंत्र अलग होगा। अब बात करते हैं कि ये तो आ गया आपका नॉर्मल कि जो आप नॉर्मल चीज़ों को देखते हो। अगर आपने को ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की चीज़ों की बात करनी हो, उन चीज़ों की अवस्थिति दर्शानी हो, तो उसको मैं किस प्रकार दर्शाऊंगा। जैसे अगर मेरे को यूनिवर्स है, आपका ब्रह्मांड है, उसके अंदर कोई चीज़ें बतानी है कि यह ग्रह कहाँ पे है, वो ग्रह कहाँ पे है, तो उसके लिए एक फिक्स निर्देश तंत्र होना चाहिए, ताकि मैं एक दूरी का यथार्थ मापन कर सकूँ। वो दूरी कभी चेंज नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं पृथ्वी से किसी चीज़ ग्रह की दूरी बता रहा हूँ तो वो पृथ्वी से ही डिसाइड हो। ये नहीं की जाए कि कल से मैं मंगल से नापने लग जाऊँ, फिर वो मंगल वाली दूरी में याद करने लग जाऊँ। तो इससे थोड़ा पीछे जाएं, आइंस्टीन से, न्यूटन से थोड़ा पीछे जाएं, तो 1200 ईस्वी के अंदर एक साइंटिस्ट था प्लूटो, ठीक है, फिलोसोफर था, एक दार्शनिक था प्लूटो, जिसकी एक मैकेनिक्स थी, पटालवी मैकेनिक्स। 1200 ईस्वी में प्लूटो आया, ठीक है। तो प्लूटो ने कहा कि आप अगर किसी ग्रह के बारे में जानना चाहते हो या ब्रह्मांड की जितनी चीज़ें हैं उनको अगर आप निर्देश तंत्र में लाके उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो उस ब्रह्मांड का या उस निर्देश तंत्र का जो केंद्र है उसको उसने किसको माना, पृथ्वी को माना। प्लूटो ने कहा कि अगर आपका एक निर्देश तंत्र है जिसके सापेक्ष आप चीज़ों को बता रहे हो, ब्रह्मांड की चीज़ों को, तो उसका जो केंद्र होगा यानी उसका जो ओरिजिन पॉइंट होगा उसको किसने माना, पृथ्वी को माना। प्लूटो ने ब्रह्मांड के निर्देश तंत्र का केंद्र है किसको माना, पृथ्वी को माना। उसके बाद 1532 के अंदर एक दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था कोपरनिक्स। कोपरनिक्स ने गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ निर्देश तंत्र के बारे में भी जानकारी दी थी। कोपरनिक्स था, कोपरनिक्स ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत काफ़ी जानकारी दी है। उसके साथ साथ उसने निर्देश तंत्र के बारे में जानकारी दी। निर्देश तंत्र के बारे में उसने क्या बताया कि प्लूटो ने जो बात की है, प्लूटो ने जो अपनी मैकेनिक्स चलाई थी, पटालवी मैकेनिक्स, उसके अंदर उसने क्या कहा कि अगर संपूर्ण ब्रह्मांड है तो उसका केंद्र है वो पृथ्वी है। लेकिन पृथ्वी है वह क्या है, घूर्णन करती है। पृथ्वी करती है क्या, घूर्णन। अगर वो घूर्णन करेगी तो उसके हिसाब से क्या होगा, जो सारी आपने गणनाएं की है वो भी चेंज होगी, क्योंकि वो हर पॉइंट पे क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। तो इसके कारण क्या हुआ, कोपरनिक्स ने क्या किया कि हमको एक ऐसा निर्देश तंत्र चाहिए जिसके केंद्र में बैठा हुआ जो आदमी है या केंद्र में बैठा हुआ जो ग्रह है जहाँ से आप सारी गणनाएं कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो इसलिए उसने क्या माना कि जो आपका संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थिर कोई चीज़ है तो उसने किसको माना, सूर्य को माना, कि सूर्य है वह कहीं घूर्णन नहीं करता, वह स्थिर है। तो कोपरनिक्स ने अपनी यांत्रिकी में सूर्य को इस ब्रह्मांड के निर्देश तंत्र का केंद्र माना है। लेकिन उसके बाद गैलीलियो आया, न्यूटन आया। गैलीलियो ने कहा कि जो प्लूटो ने मैकेनिक्स चलाई थी और जो कोपरनिक्स ने मैकेनिक्स चलाई थी दोनों ही ठीक थी, क्योंकि जो आपका एक निर्देश तंत्र था वो तो घूर्णन निर्देश तंत्र था, उसमें जो आपका पृथ्वी थी वो घूर्णन कर रही थी। दूसरे में जो केंद्र माना है वो सूर्य को माना है जो घूर्णन नहीं करता। लेकिन गैलीलियो ने कहा कि निर्देश तंत्र है वो दोनों टाइप का हो सकता है, स्थिर भी हो सकता है और गतिमान भी हो सकता है और घूर्णन भी कर सकता है। हर टाइप का आपका क्या हो सकता है, घूर्णन करता हुआ हर टाइप का निर्देश तंत्र हो सकता है। उस हिसाब से गैलीलियो ने इन दो चीज़ों को डिस्क्राइब किया। फिर आया न्यूटन। न्यूटन ने उन दो निर्देश तंत्रों को अलग अलग रूप से विस्थापित किया, अलग अलग रूप से दर्शाया, जिसका नाम उसने दिया जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। गैलीलियो ने बताया था कि हाँ भी दोनों टाइप के हो सकते हैं, लेकिन गैलीलियो ने नाम नहीं दिया कि वो कौन से होंगे। न्यूटन आया, न्यूटन ने उन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया और उनका नाम दिया जड़त्वीय निर्देश तंत्र और कौन सा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जैसे अगर मैं बात करूँ, पहले इतने की बात करें, कि अगर आपके पास कोई द्विविमीय निर्देश तंत्र है, ठीक है, उसके अंदर आपको एक कण की स्थिति बतानी है जिसका ओरिजिन पॉइंट ये है। ये मान लो आपके पास एक कण है जिसका द्रव्यमान कुछ m है, ठीक है। इस कण का अगर मेरे को स्थिति फलन जानना हो, अगर मेरे पास कण का स्थिति फलन आ गया तो बाकी सारी चीज़ें आ जाएगी, क्योंकि बाकी साथ मेरे साथ क्या आ जाएगा, वेग भी आ जाएगा, वेग का मैं समय के सापेक्ष अवकलन कर लूँगा तो बाकी चीज़ें भी आ जाएगी, त्वरण भी आ सकता है। तो मैंने क्या किया कि इस कण की अगर मेरे को स्थिति दर्शानी है तो मैंने देखा कि मैंने एक निर्देश तंत्र बनाया जिसके ओरिजिन पे मैं खुद बैठ गया प्रेक्षक के तौर पे। फिर मैंने देखा यह जो कण है ये x दिशा में कुछ x परिमाण लिए हुए दूर है, यानी मेरे को इस कण तक पहुंचने के लिए x दिशा में कुछ x दूरी तय करनी पड़ी और y दिशा में मेरे को कुछ y दूरी तय करनी पड़ी, ठीक। ये दूरी क्या होगी, y, ठीक है। और यहां से जो इस कण की स्थिति दूरी है वो क्या है, r। इस r को क्या बोलते हैं, स्थिति फलन। ये r इस कण का क्या है, स्थिति फलन है। इस स्थिति फलन
को जानने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, एक्स दूरी कहाँ पे चलनी पड़ी, एक्स अक्ष में, और वाई दूरी कहाँ पे चलनी पड़ी, ऊपर की तरफ। अब देखो आपने अगर 11वीं क्लास के अंदर छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो त्रिभुज का सदिशों का त्रिभुज योग नियम, जिसके अंदर आप क्या देखते हो कि ये जो आपकी भुजा होगी आर वाली वो किस किस के बराबर होगी, एक तो ये इसको ए पॉइंट बोल दूँ और इसको बी पॉइंट बोल दूँ, ओ ए प्लस ओ बी वैक्टर की इक्वल होगी। यानी जो आपका आर वैक्टर है वो किसके इक्वल होगा, ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर की इक्वल होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो देख लो कि त्रिभुज योग नियम होता क्या है कि अगर आपके पास कोई दो सदिश है, आपके पास कोई क्या है, दो सदिश है, एक सदिश ये ओ ए और एक सदिश क्या है ए बी। अगर आपके पास दो सदिश है, एक तो ओ ए सदिश और एक ए बी सदिश है, तब तक आपके पास आर नियम मान लो, ठीक है। दो सदिश है जो क्या है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से कि एक का सिरा है वो दूसरे की पूंछ के साथ मिला हुआ है। अगर आपके पास कोई दो सदिश है जो एक दूसरे के साथ हेड टू टेल जुड़े हुए हैं, तो उन दोनों का जो परिणामी होगा, अगर ये मान लो त्रिभुज की ये जो सदिश है ये त्रिभुज की दो भुजाएं बनाते हैं, ओ ए और ए बी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, ठीक है। और कैसे जुड़ी हुई है, हेड टू टेल जुड़ी हुई है। तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी। और कैसे होगी, अगर ये पहले ऐसे जा रहा था फिर ऐसे जा रहा था, ठीक है, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा यानी इन दोनों का जो योग होगा, ओ ए प्लस ए बी का जो योग होगा वह त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी, ठीक है। और उस तीसरी भुजा की डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के विपरीत। अगर ये ऐसे जा रहे थे तो ये क्या आएगा, इनके विपरीत दिशा में आएगा, इस प्रकार आएगा। तो आर है वो किसके इक्वल होगा, ओ ए प्लस ए बी के। अब ओ ए कितना है, एक्स है, लेकिन अपने को तो वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो उसने एक्स अक्ष में एक्स दूरी तय की, और किस दिशा में, आई कैप दिशा में। एक्स अक्ष का जो इकाई वेक्टर होता है, जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप। तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप। ऐसे ही ए बी कितना है, वाई, और वाई क्या, जे कैप। तो आर वेक्टर क्या आ गया आपका, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो आर है वह फलन है एक्स और वाई का, और जहाँ पे एक्स वाई क्या है, इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, ठीक है। आर है वो फलन है किसका, एक्स और वाई का। यहाँ पे एक्स और वाई जो है इन्हें बोलते हैं स्वतंत्र चर, इन्हें बोलते हैं स्वतंत्र चर। और जो आपका आर है इसे बोलते हैं आश्रित चर। जो आर है आपका इसे क्या बोलते हैं, आश्रित चर। क्यों, क्योंकि ये इन स्वतंत्र चरों पर आश्रित हो रखा है। जैसे जैसे एक्स और वाई के मान चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे आर का मान भी चेंज होता जाएगा। तो आगे मेरे को अगर कभी मैं नाम लूँ स्वतंत्र चर तो आपको पता चल जानी है कि स्वतंत्र चर होते क्या है। निर्देश तंत्र में वे बिंदु जिन्हें आप नॉर्मल भाषा में निर्देशांक भी कहते हैं। निर्देश तंत्र में वह बिंदु जो किसी कण की स्थिति को दर्शाते हैं, स्थिति फलन को बनाते हैं। यहाँ पे आर है उसको कौन बना रहा है, एक्स और वाई बना रहा है। तो किसी निर्देश तंत्र में वे बिंदु जो किसी कण की स्थिति को दर्शाते हैं उन्हें अपन निर्देशांक कहते हैं, या अपन यहाँ पे जो पढ़ेंगे उनका नाम क्या बोलेंगे, स्वतंत्र चर बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, आश्रित चर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आगे देखो, अब मैंने निर्देश तंत्र को बोला कितने टाइप के अभी निर्देश तंत्र, तो निर्देश तंत्र आपके दो टाइप के हैं। किसने विभाजित किया, न्यूटन ने विभाजित किया निर्देश तंत्र को कितने भागों में, दो भागों में। उन दो भागों का नाम क्या है, पहला है इनर्शियल और सेकंड है नॉन इनर्शियल। यानी आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र और आपका कौन सा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। दूसरा आपका नॉन इनर्शियल। हिंदी में अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। देखो कि न्यूटन के हिसाब से इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का जो मेन आधार था, जो मूल आधार था वो क्या था। न्यूटन ने इन दोनों को जब डिफरेंशिएट किया, जब इन दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष से विभाजित किया, तो इसका मूल आधार क्या था। तो जो इन दोनों के विभाजन का जो मूल आधार है या मूल आधार का जो केंद्र है वो किसको माना गया है, वो माना गया न्यूटन के प्रथम नियम को, जिसे अपन अक्सर कहते हैं जड़त्व का नियम, ठीक है। इनका जो मूल आधार है, इनके केंद्र में जो चीज़ है वो क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ या न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे अपन बोलते हैं जड़त्व का नियम, जिसके हिसाब से इनका नाम भी दिया गया है क्या, जड़त्वीय और अजड़त्वीय। अगर अपन बताना चाहिए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ होता क्या है,
तो आपको पता है कि न्यूटन ने क्या कहा कि अगर किसी कण पर जब तक बाह्य बल शून्य हो तब तक उसकी स्थिति में परिवर्तन आना क्या है, असंभव है। या अगर सीधी भाषा में कहें तो अगर कोई कण है वो विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहता है, और कोई कण अगर गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में रहता है। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर बाह्य बल लगना क्या, जो कुल बाह्य बल है वो क्या है, शून्य है। तो इस आधार पे देखो दो तरीके से बांटे, एक तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है? एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसके मूलभूत गुण क्या ये है, एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसके मूलभूत गुण ये है कि वह न्यूटन के पहले नियम का पालन करता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र जिसका मूलभूत गुण ये है कि वह न्यूटन के प्रथम नियम का क्या करता है, पालन करता है। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का मूलभूत गुण ये है कि वह न्यूटन के प्रथम नियम का पालन नहीं करता, या पहले और दूसरे का नहीं करता। मेन तो आपके पहला है, ठीक है, लेकिन अगर बात करें तो पहला और दूसरा दोनों लेते हैं, तीसरा अपन नहीं लेते, क्योंकि तीसरा तो सार्वत्रिक है, ठीक है, यूनिवर्सल है तीसरा। तो बात तो करनी है पहले दूसरे के आधार पर, ठीक है। तो देखो जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है, न्यूटन का प्रथम नियम उसमें लागू होता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र वह तंत्र जिसके अंदर न्यूटन का प्रथम नियम लागू नहीं होता। तो इसके अंदर देखो आप क्या करना है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, अगर आपके पास कोई कण है, ठीक है, वो रेस्ट में है, ए पॉइंट है, ये कोई रेस्ट में, ठीक है, आप एक निर्देश तंत्र लेके आई, एक्स वाई निर्देश तंत्र लेके आए, और इस एक्स वाई निर्देश तंत्र के हिसाब से भी ये कैसा है, स्थिर है, चेंज नहीं हो रहा। ये क्या है, स्थिर है, इसके ऊपर क्या है, चेंज नहीं हो रहा। आपने देखा तो रेस्ट था, कोई दूसरा आया उसने भी उसको देखा तो भी वो किस में दिखा, आपको रेस्ट में दिखा, ठीक है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा था। तो ऐसा जो निर्देश तंत्र होता है इसे बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक है, यानी जो उसकी वास्तविक स्थिति है वो प्रेक्षित होती है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा निर्देश तंत्र है जिसमें किसी कण की वास्तविक स्थिति प्रेक्षित होती है, तो वह निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण की वास्तविक स्थिति प्रेक्षित होती है तो वह कैसा निर्देश तंत्र होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। इनकी कई सारी डेफिनेशन है, सारी डेफिनेशन भी अपन पढ़ेंगे। पहले ये देखो, अगर कोई कण स्थिर है तो अपने को स्थिर लग रहा है, अगर अपन ने कोई दूसरा निर्देश तंत्र उसके ऊपर अप्लाई किया और उस निर्देश तंत्र को भी वह कण स्थिर प्रतीत हुआ तो क्या माना जाता है कि वह निर्देश तंत्र कैसा है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। यानी अगर इस कण की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, बात यह है कण की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, चाहे आप कहीं से ला के देख लो, कहीं से उसको उठा के देख लो, कोई उसको देखे चाहे नहीं देखे, अगर उसके कण की स्थिति चेंज नहीं हो रही, उस कण का कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो अपन क्या बोलेंगे, वह कैसा है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। अब ये हो कैसे सकता है कि यह स्थिर रहे, तो आपको पता है कि अगर इसके ऊपर लगने वाला कुल बाह्य बल क्या हो, जीरो, कुल बाह्य बल क्या हो, जीरो। अगर मान लो इसके ऊपर लगने वाला कुल बाह्य बल क्या है, जीरो, या एक से ज्यादा बल लग रहे हैं तो उनका सबका परिणाम में क्या हो, जीरो, तो F जीरो है। तो आपको पता है न्यूटन के सेकंड लॉ से F इक्वल टू क्या होता है, ma। ये अगर पहली इक्वेशन है और ये अगर क्या है, दूसरी इक्वेशन है, तो यहाँ से आप क्या दिखा सकते हो, ma इक्वल टू भी क्या होगा, जीरो। अब एक बात बताओ, अपन अगर चिर सम्मत भौतिकी की बात करें, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आपके पास ma इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो क्या कण का द्रव्यमान जीरो हो सकता है क्या? चिर सम्मत भौतिकी की बात करें, अपन क्वांटम में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ सूक्ष्म कणों का द्रव्यमान अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चिर सम्मत भौतिकी में उसका द्रव्यमान जीरो हो सकता है क्या? तो आपको पता है m तो है वो तो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्या जीरो हो सकता है, a जीरो हो सकता है, यानी कण का त्वरण क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। कब? जब उसके ऊपर लगने वाला कुल बाह्य बल क्या हो, शून्य हो, या जड़त्वीय निर्देश तंत्र में। जड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन सा, जो न्यूटन के पहले लॉ का क्या करे, पालन करे। न्यूटन का पहला लॉ क्या, F जीरो है, तो उस कण की स्थिति चेंज नहीं होगी। पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखें a जीरो होगा, अगर a जीरो है तो a को अपन क्या बोलते हैं, दूसरा a होता है वेग के अंदर परिवर्तन की दर, यानी dv/dt इक्वल टू जीरो। अब dv/dt में dy/dt क्या है, वेग का अवकलज है। अगर किसी फलन का अवकलज शून्य है तो वह फलन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वह फलन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। त्वरण शून्य है तो वेग में कुछ परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा, वेग में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, v की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तभी तो त्वरण नहीं बन रहा। a का मान जीरो है क्योंकि वेग के अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, वेग का मान कैसा रह रहा है, नियत रह रहा है, v का मान क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है। अब वो कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है, वह कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है। अगर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो वह 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, 3 की चल रहा है तो 3 से चलेगा, और उस कांस्टेंट का मान क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यानी ये कण स्थिर कब है, ये कण स्थिर कब है, या इस कण के अंदर पहला नियम कब लागू होगा कि या तो ये कण क्या करे, v क्या हो, कांस्टेंट हो, v कांस्टेंट का मतलब या तो v क्या हो, जीरो,
अगर इसका v जीरो है, इस कण की वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है, तो ये क्या प्रतीत होगा, स्थिर प्रतीत होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर मान लो ये हो रहा है कि ये निर्देश तंत्र है और उस निर्देश तंत्र में ये कण है, ये v वेग से जा रहा है और v कैसा है, एक समान वेग है। v कैसा है, एक समान वेग है। अगर v एक समान वेग है तो इसके अंदर कुछ त्वरण बनेगा क्या, v का मान नियत है, एक समान वेग से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है तो 2 से, 3 से ज़्यादा है तो 3 से। अगर v एक समान वेग है तो भी ये निर्देश तंत्र लगा लो, ये निर्देश तंत्र लगा लो, कोई भी निर्देश तंत्र लगा लो, यहाँ पे स्थिर प्रतीत होता है तो यहाँ पे क्या होगा, एक समान वेग से आगे जाता हुआ प्रतीत होगा। इसके अंदर त्वरण क्या रहेगा, भी शून्य। त्वरण शून्य रहेगा तो बाह्य बल क्या रहेगा, शून्य। और ये किसका नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम। F जीरो है तो उस कण की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक समान वेग से जा रहा था और एक समान वेग से ही जाएगा। एक अप्लाई ये कर सकते हैं कि आपके पास एक निर्देश तंत्र है, ठीक है। अब आपके पास कण A है और आपने इस कण को स्थिर देखा, इस कण को क्या देखा, स्थिर देखा। अब आप क्या कर रहे हो कि आपका जो ये निर्देश तंत्र है, अब की बार कण गति नहीं कर रहा, अब की बार आपका निर्देश तंत्र है वह गति कर रहा है, किस वेग से, v वेग से। किस तरफ, -x की तरफ। अब v वेग से ये आगे की तरफ जाता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे जो प्रेक्षक बैठा है उसको ये a कैसा दिखेगा। अगर v है, ये निर्देश तंत्र है, प्रेक्षक यहाँ पे बैठा हुआ है, ये इस साइड जा रहा है तो उसको a की स्थिति कैसे दिखेगी, a उसको पीछे की तरफ एक समान वेग से जाता हुआ दिखेगा। अगर ये v है, ये एक समान है, इसका मान चेंज नहीं हो रहा, v है 2 है तो 2 ही जा रहा है। ये 2 से अगर आगे जा रहा है तो ये खुद को तो क्या मानेगा, यहाँ पे बैठा हुआ आदमी, कभी मैं तो रुका हुआ हूँ, वो किसको देखेगा, इसको देखेगा तो क्या लगेगा, इस आदमी जो यहाँ पे बैठा है उसको क्या लगेगा कि ये ए जो है ये पीछे की तरफ जा रहा है, ना कि मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। और ये ए जिस वेग से पीछे की तरफ जा रहा है वह वेग भी क्या होगा, एक समान वेग होगा, क्योंकि ये खुद एक समान वेग से आगे की तरफ जा रहा है तो इसको ये एक समान वेग से पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अगर ये एक समान वेग से पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा इस प्रेक्षक को, तो इसके अंदर भी त्वरण आपका क्या रहेगा, शून्य रहेगा। त्वरण शून्य रहेगा तो आपका न्यूटन का प्रथम नियम अप्लाई होगा। ये क्या है आपका भी, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ये क्या है आपका, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जिसके अंदर न्यूटन का जो पहला नियम है वो अगर वैलिड होता है तो उसे बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और अगर बात करें तो अगर कोई आपके पास कण है जिसको आपने देखा और वो कैसा दिखा, आपको त्वरण रहित दिखा, आप कैसा दिखा, त्वरण रहित। आपने किसी कण को देखा और वो कण आपको कैसा दिखा, त्वरण रहित दिखा, यानी a का मान आपने उसमें कितना पाया, 0 पाया। और फिर आपने कोई उसके ऊपर निर्देश तंत्र लगा दिया। अब उस कण को देखने के लिए क्या लगा दिया, निर्देश तंत्र लगा दिया। और उस निर्देश तंत्र में भी कण का जो त्वरण है वह कितना रहे, त्वरण रहित रहे या त्वरण क्या रहे, शून्य रहे। तो उस निर्देश तंत्र को आप क्या बोलोगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलोगे। आगे बात समझ में। और क्या हो सकता है अभी इसके एग्जाम्पल, और इसकी क्या परिभाषाएं हो सकती है कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन का प्रथम नियम लागू होता है वह क्या होता है आपका, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ऐसा निर्देश तंत्र अगर आप किसी कण को देखते हो और उस कण की स्थिति त्वरण रहित है, फिर आप उसको किसी निर्देश तंत्र से देखते हो और उस निर्देश तंत्र के हिसाब से भी उस कण की स्थिति त्वरण रहित रहे, तो उसे क्या बोलोगे आप, जड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलोगे। कितने केस हो सकते हैं, 1, 2, 3 केस हो सकते हैं, ठीक है। तीनों केसों में आपको एक समान वेग से जाता हुआ भी दिखेगा और असमान वेग से भी जाता हुआ दिखेगा। उसका मैथमेटिकल पोर्शन ये है। उसके बाद आपको पढ़ना है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में देखिए क्या होगा, तो इसके बाद देखिए अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में देखिए क्या होगा आपके पास, जड़त्वीय क्या होगा, जिसमें न्यूटन के प्रथम नियम और न्यूटन के दूसरे नियम का भी क्या होगा, पालन होगा। यानी अगर कोई कण है वो निर्देश तंत्र में, ऐसे निर्देश तंत्र में बैठा है जिस निर्देश तंत्र में उस पर लगने वाला कुल बाह्य बल क्या हो, शून्य हो, तो क्या होगा भाई, उस कण की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वह अगर एक समान वेग से जा रहा था तो एक समान वेग से जाएगा, और अगर असमान वेग से जा रहा था तो क्या होगा भाई, वह अजड़त्वीय निर्देश तंत्र नहीं होगा। तो देखो आगे आता है आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में देखिए आपके पास क्या है कि एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन का प्रथम नियम लागू नहीं होता। 3 आपकी परिभाषाएं, उन तीनों परिभाषाओं के हिसाब से आप इन दोनों के अंदर विभेद करते हो। पहली परिभाषा तो ये है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के प्रथम नियम का पालन होता है। इसमें न्यूटन के प्रथम नियम का पालन नहीं होता। इसमें किसी कण की वास्तविक स्थिति प्रेक्षित होती है, इसमें किसी कण की वास्तविक स्थिति प्रेक्षित नहीं होती है, ये अपने हिसाब से बनाता है। ये क्या होता है कि अगर किसी कण को, ठीक है, अपन ने देखा तो मान लो ये आपके पास कण था, इस कण को जब आपने देखा तो आपको ये त्वरण रहित मिला, यानी इसके अंदर a की वैल्यू कैसे मिली, 0 मिली,
फिर आपने इसके बाद एक निर्देश तंत्र लगाया। जब आपने इस निर्देश तंत्र के इस केंद्र पे बैठ के इस कण को देखा तब भी आपको एक ऐसा मिला, त्वरण रहित मिला, यानी इसकी वास्तविक स्थिति जो पहले थी वही आपको अब परीक्षित हो रही है। और ऐसा किस में होता है? सिर्फ जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में परीक्षित होता है। लेकिन अगर आप क्या करो कि आप एक कण को देखते हो, ठीक है, इस कण के अंदर आपको ए की वैल्यू कितनी मिलती है? 0 मिलती है, त्वरण रहित मिलता है जब आप बाहर से देखते हो ऐसे ही। लेकिन आप क्या करते हो जब किसी निर्देश तंत्र में बैठ के देखते हो? पहले तो आपने बाहर से देखा, ठीक है, अपने निर्देश तंत्र के हिसाब से, तो उसमें आपको इसकी स्थिति मिली त्वरण रहित। फिर आपने एक ऐसे निर्देश तंत्र में बैठे एक्स वाई, जिसके आप केंद्र में बैठ गए, इस केंद्र से बैठ के आपने इस कण को वापस देखा। अब क्या मिला आपको? इस कण की जो स्थिति है वो त्वरण रहित नहीं मिली, इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ ए का मान जरूर मिला। ए का मान कुछ ना कुछ मिला, जिसे मैं बोलता हूँ ए का वैल्यू कोई भी एक्स, ए का कुछ ना कुछ मान मिला, या बोल सकता हूँ त्वरण सहित मिला, त्वरण सहित। तो ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण की जो स्थिति है वह त्वरण सहित मिलती है, उसको क्या बोलेंगे? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो वास्तविक स्थिति ये थी, लेकिन इसने इसकी वास्तविक स्थिति प्रेक्षित नहीं की, त्वरण सहित प्रेक्षित की, जिसकी वजह से यह जो आपका निर्देश तंत्र होगा ये कैसा निर्देश तंत्र होगा? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। इस स्थिति में अगर इस कण पर एक या एक से ज़्यादा बल लग रहे हैं तो उन सब का परिणामी बल क्या होगा? शून्य होगा, यानी इसके ऊपर लगने वाला कुल बल क्या होगा? आपके पास शून्य होगा। लेकिन अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होगा? इस कण के ऊपर अगर एक बल लग रहा है या एक से ज़्यादा बल लग रहे हैं तो उन सब का परिणामी शून्य नहीं होता, एफ का कुछ ना कुछ मान आता है, एफ का कुछ ना कुछ मान जरूर आता है। और उन एफ के मानों को अपन बोलते हैं, या एफ का जो मान होता है, ठीक है, जो जितने भी बल आपको मिलते हैं, जितने भी बल आपको कहाँ पे मिलते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में मिलते हैं, उन बलों को बोला जाता है छद्म बल, स्यूडो फोर्स। अब देखो स्यूडो फोर्स की क्या आपके पास डेफिनेशन है। मान लो आप किसी बस में बैठे हो, ठीक है, ये बस है जो आगे की तरफ मूव कर रही है, इसमें आप एक जगह बैठे हो, ठीक है, ये बस आगे की तरफ मूव कर रही है v वेग से, और v क्या है? एक समान या असमान जो भी हो सकता है, v का कोई भी मान हो सकता है। आप इसके अंदर बैठे हो और जैसे जैसे ये बस आगे की तरफ मूव कर रही है तो क्या हुआ? जैसे ही बस ने ब्रेक लगाया, क्या अप्लाई किया? ब्रेक अप्लाई किया, तो आप कहाँ पे झुकते हो? थोड़ा आगे की तरफ झुकते हो। उस टाइम पर आप पे किसने बल लगाया? आप पे किसने बल लगाया? किसी ने नहीं लगाया। जब आपने निर्देश तंत्र किसको माना हुआ है? आपने निर्देश तंत्र माना हुआ है किसको? बस को। आप बस के निर्देश तंत्र के हिसाब से बात करें, बाहर के निर्देश तंत्र को आप नहीं देख रहे, आपने बस के निर्देश तंत्र को देखा। भाई ये बस जा रही थी, इसका कुछ एक्स वाई मान लो, ये इसका वाई है, ये इसका एक्स है, ठीक है। इस एक्स वाई में आप एकदम बिल्कुल फिक्स पोजीशन पे बैठे हुए थे, आपकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा था। जब इसकी वी क्या थी? एक समान थी। वी क्या थी? एक समान थी या असमान थी, कोई हो, आपकी पोजीशन थोड़ी चेंज होगी। भी ये स्पीड बढ़ाएगा या कम करेगा, आपकी पोजीशन तो इस निर्देश तंत्र में उतनी रहेगी, बस के निर्देश तंत्र में। लेकिन क्या हुआ? जैसे इसने ब्रेक अप्लाई किया तो इस निर्देश तंत्र में आपकी पोजीशन कुछ चेंज हुई, आपके अंदर कुछ त्वरण बना जिसकी वजह से आप आगे की तरफ झुके। कोई ए त्वरण बना जिसकी वजह से आप आगे की तरफ झुके। उस कंडीशन में आप पे बल किसने लगाया? उसमें आप पे बल तो किसी ने नहीं लगाया, यानी आपको एक बल का अनुभव हुआ, एक बल का आभास हुआ। वो बल एक्चुअल में नहीं था, बस उसका क्या हुआ? आपको आभास हुआ। तो वो जो बल होते हैं जिनका सिर्फ आपको क्या होता है? आभास होता है, उन्हें बोलते हैं छद्म बल। जैसे अगर आप एक गाड़ी के अंदर जाते हो और गाड़ी किसी मोड़ के ऊपर आती है, ठीक है, ये आपकी कार है, ये कार जब किसकी तरफ मुड़ रही है? इस रोड के ऊपर बैंक कर रही है, इस रोड के ऊपर मुड़ रही है, तो आप कार का जो आपका बल है वो कहाँ पे लग रहा है? इसकी तरफ। और कार के अंदर जो सवारी बैठी है उसके ऊपर बल कहाँ पे लगता है? बाहर की तरफ लगता है। कहाँ पे लगता है? बाहर की तरफ लगता है। तो उस टाइम क्या हो रहा है? उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है या उसको सिर्फ बल आभास हो रहा है? उसको सिर्फ बल का आभास हो रहा है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? छद्म बल। और आपने 11वीं में पढ़ा है, जब कोई कार है किसी वर्ताकार पथ पे घूमती है तो उसके बाहर की तरफ एक बल लगता है जिसे बोलते हैं अपन अपकेंद्रीय बल, ठीक है। अपकेंद्रीय बल हमेशा केंद्र से कहाँ की तरफ लगता है? बाहर की तरफ लगता है। तो वो कौन सा कण होगा आपके पास? भी अद्वितीय निर्देश तंत्र का कण होगा। इसमें देखिए और क्या आपके पास अद्वितीय निर्देश तंत्र में, कि आपका पहला क्या था कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के प्रथम नियम का लागू होता है, यानी F का मान शून्य रहेगा। न्यूटन का दूसरा नियम भी पहले के अंदर लागू होगा। अद्वितीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र होता है जिसमें न्यूटन का प्रथम नियम और न्यूटन का द्वितीय नियम लागू नहीं होता। लेकिन फिर भी अपन क्या करते हैं? अद्वितीय निर्देश तंत्र में न्यूटन का प्रथम नियम लागू करवाते हैं। अपन इन बलों को एक्चुअल बल मानते ही नहीं है।
जो बल इस कार में लग रहे हैं या जो बल इस बस में लग रहे हैं, उन बलों को अपन एक्चुअल बल मानते नहीं है, वास्तविक बल मानते नहीं है। उनको अपन एक बल की परिभाषा दे दी छदम बल, ये बल तो लग ही नहीं रही, वास्तविक में ये बल नहीं लग रही। उनको अपन ने क्या मान लिया, छदम बल मान लिया, और उन छदम बलों को साइड में रख के अपन क्या बोल रहे हैं कि हाँ भी इसके अंदर F तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। F तो क्या रहेगा, 0। अपन उन बल को कैलकुलेट नहीं कर रहे, अपन उन बल को महत्व नहीं दे रहे इस चीज़ों में। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंदर क्या होगा, अभी बल तो लगेगा, ठीक है, लेकिन वो बल कैसे होते हैं, छदम बल होते हैं। उन छदम बलों को अपन साइड में रख के बोलते हैं कि अगर छदम बलों को साइड में रख दिया जाए तो F का मान तो भी अपने निर्देश तंत्र में शून्य ही था, कोई बल बाहर से तो लग ही नहीं रही था। तो अपन क्या करते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम को जबरदस्ती अप्लाई करते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में, दूसरा तो लागू नहीं होगा, लेकिन पहले को अपन अप्लाई करते हैं जबरदस्ती। किस के आधार पे, छदम बलों के आधार पे, ठीक, छदम बलों के आधार पे अपन उसको अप्लाई करते हैं। छदम बल वे बल जिसका सिर्फ अपने को क्या होता है, आभास होता है। जैसे अगर आगे पढ़ें इसको, वही परिभाषा है, आपने कण को बाहर से देखा तो आपको उसको त्वरण आपको उसमें त्वरण नहीं दिखा, लेकिन आप जब ऐसे निर्देश तंत्र में बैठ गए कि आपने उस कण को देखा तो उसमें आपको त्वरण दिखा, तो वो जो निर्देश तंत्र होगा वो कैसा होगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। अब देखो, मान लो आपके पास कोई ग्लास का जार है, ठीक है, इस ग्लास के जार में आपने एक बॉल लटका रखी है, ठीक है, क्या लटका रखी है, एक बॉल लटका रखी है। मान लो इसके अंदर आपने लिक्विड भी भर रखा है या कोई गैस भरी हुई है, जो भी मान लो आप, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, ग्लास के जार को इस साइड मूव करवाता हूं, इस साइड कुछ वेग देता हूं, इस साइड कुछ त्वरण देता हूं, इस साइड कुछ क्या देता हूं, त्वरण देता हूं, ठीक है, त्वरण दिया। अब जब मैंने इसको इस साइड त्वरण दिया तो अंदर की बॉल आपको पता है किस साइड जाएगी, पीछे की साइड जाएगी। किस साइड मूव करेगी, पीछे की साइड मूव करेगी, चाहे इसके अंदर पानी भरा हो, चाहे इसके अंदर क्या भरा हो, कोई और भरा हो, गैस भरी हुई है। इसका त्वरण जिस साइड में होगा उसके विपरीत कहाँ होगा भी, इसका त्वरण होगा। अगर इसमें जार को क्या मानूं, निर्देश तंत्र मानूं, और इस निर्देश तंत्र के अंदर त्वरण पैदा हो रहा है ए, तो इसके अंदर ये जो बॉल है इसका त्वरण कहाँ पे होगा, पीछे की तरफ होगा। पीछे की तरफ त्वरण आ रहा है, क्यों, क्योंकि एक बल लग रहा है। वो बल एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में तो कोई बल है ही नहीं। बिजार के अंदर लटका हुआ है तो उसके अंदर कौन सा बल लग रहा है, कोई बल नहीं लग रहा, कोई उसके ऊपर बाहर से बल अप्लाई नहीं हो रहा, फिर भी वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक बल का आभास हो रहा है जिसे अपन क्या बोलते हैं, छदम बल बोलते हैं, और वो छदम बल किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। ये इसकी तरफ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपके पास जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है वह कैसा घूर्णनीय टाइप का है, घूर्णन करने वाला है, ठीक है। इसको थोड़ा समझो कि घूर्णन करने वाले में क्या केस होगा। अगर मान लो आपके पास एक चकती है, उस चकती को आपने बीच में से अक्ष दे रखा है, पाइवोट कर रखा है। पाइवोट करने का मतलब यहाँ से एक अक्ष पास कर रखा है जिसके अराउंड ये घूम रही है। चकती क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है। ये इसके निर्देश तंत्र बना दिया आपने इसके अंदर, ठीक है। ये बना दिया आपने एक्स और ये बना दिया वाई, ठीक है। आपने क्या किया, इस केंद्र से थोड़ी दूर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई रिंग रख दी, छोटी सी क्या रख दी, रिंग रख दी। अब क्या करते हो, जैसे ही आप इस चकती को इस प्रकार घुमाते हो, क्लॉकवाइज घुमाते हो, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये फ्री पड़ी हुई है रिंग, ठीक है। अब आप इसको देखोगे तो क्या पाओगे कि ये जो आपकी रिंग है, जब आपने इस वर्ताकार डिस्क को क्लॉकवाइज घुमाया, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया, तो ये जो रिंग है ये कुछ इस तरफ मूव करने लग जाती है। ये क्या करने लग जाती है, इस तरफ मूव करने लग जाती है। जैसे ही आप थोड़ा घुमाओगे इसको तो क्या होगी, अचानक ही क्या होगा, इसका पथ कुछ इस प्रकार चेंज होगा कि ये यहाँ से उठ के कहाँ पे आ जाएगी, कॉर्नर पे आ जाएगी। आपने कहाँ घुमाया इसको, इस साइड घुमाया, इसके ऊपर बल कहाँ लगा, अब विपरीत दिशा में लगा। ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये कहाँ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। ये अगर सीधे जा रहा है तो इस बॉल की जो क्या होगी, दिशा होगी, वो कहाँ पे होगी, तो उसकी विपरीत होगी। अगर आप कार में बैठे हो, कार में बल है वो पीछे की तरफ लगा है, तो आपकी मूवमेंट है, जो आपकी गति है वो आगे की तरफ होगी। यानी छदम बल है वो हमेशा क्या होंगे, फ्रेम के त्वरण के विपरीत लगते हैं। किसी कण की गति है वह अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में, किसी कण की गति अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में फ्रेम के त्वरण के विपरीत दिशा में होती है। फ्रेम के, ये आपका त्वरण, ये आपने एक जड़त्वीय निर्देश कौन सा माना था, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र आपका क्या, ये जार, इस जार के अंदर आपने एक त्वरण दिया, उस त्वरण की वजह से इस कण में भी एक त्वरण पैदा हुआ, लेकिन दोनों की दिशाएं कैसी थी, विपरीत थी। यानी
अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का जो फ्रेम है या अजड़त्वीय जो निर्देश तंत्र है उसके त्वरण के विपरीत त्वरण पैदा होता है किसमें, इस कण के अंदर। ठीक है, यहाँ पे भी ये हो रहा है, ये है आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र और कैसा है, घूर्णी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। इसमें आप इसके ऊपर बल लगा रहे हो और इसको वर्ताकार शक्ति को वर्ताकार पथ में इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हो और इसके अंदर जो आपने रिंग रखी है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है, यानी इसका जो त्वरण है उसके विपरीत दिशा में घूमती है। कौन, ये रिंग, यानी इसका त्वरण इसके क्या है, विपरीत है और इसके ऊपर जो बल लग रहा है उसके विपरीत दिशा में बल क्या लग रहा है, इसके ऊपर लग रहा है। यानी अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में लगने वाले छद्म बल फ्रेम के त्वरण के विपरीत दिशा में लगते हैं, यानी फ्रेम पे जो आप बल लगा रहे हो उसके विपरीत दिशा में लगेंगे। कार आगे जा रही है, कार के ऊपर बल कहाँ लग रहा है, आगे की तरफ। कार ने ब्रेक लगाया तो बल कहाँ पे लगा, पीछे की तरफ। आप पे बल कहाँ लगा, आगे की तरफ। ब्रेक लगाया तो बल कहाँ लगेगा, अभी पीछे की तरफ लगेगा। त्वरण कैसा होगा, माइनस होगा, विपरीत दिशा में होगा कि नहीं होगा। अगर आप कार पे ब्रेक अप्लाई करते हो तो कार का त्वरण ऋणात्मक त्वरण होता है, मंदन होता है। ठीक है, रिटार्डेशन होता है। मंदन होने की वजह से ऋणात्मक त्वरण है तो पीछे की तरफ लगता है और आपका त्वरण कहाँ हो रहा है, आगे की तरफ। और आगे की तरफ हो रहा है, यानी अगर कार पे बल पीछे की तरफ लग रहा है तो आप पे बल कहाँ लग रहा है, आगे की तरफ। छद्म बल कहाँ लगते हैं, हमेशा फ्रेम के त्वरण के विपरीत दिशा में लगते हैं। तो आपके पास देखो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, वे निर्देश तंत्र जिसमें क्या नहीं होता, न्यूटन के प्रथम नियम का पालन नहीं होता। यहाँ पे इसके ऊपर F0 थोड़ी रहेगा, इसमें F0 थोड़ी है। इसका त्वरण है कि नहीं है, कुछ ना कुछ त्वरण होगा इसका। तो दो टाइप के निर्देश तंत्र है कि एक तो ये कि सीधा निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कैसा हो, सरल रेखीय गति करे, तो इसमें जो बल लगता है उसे बोलते हैं छद्म बल। कैसा बल बोलते हैं, छद्म बल। और इस छद्म बल का जो त्वरण होता है या छद्म बल की जो दिशा होती है वो फ्रेम के त्वरण के विपरीत दिशा में होती है। फ्रेम का त्वरण इस साइड तो छद्म बल विपरीत साइड। ये घूर्णी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसमें दो टाइप के बल लगते हैं। एक तो बल लगता है कौन सा, छद्म बल, और उस छद्म बल का घूर्णी गति में नाम होता है अपकेंद्रीय बल, जो आप पढ़ के भी आइए। अपकेंद्रीय बल हमेशा कहाँ लगता है, अभी केंद्र से बाहर की ओर, यह तो आपको पता है। अपकेंद्रीय बल हमेशा केंद्र से कहाँ लगेगा, बाहर की ओर, तभी तो ये बाहर की तरफ जा रहा है। इस कारण पे दो बल लग रहे हैं, एक तो छद्म बल, दूसरा है कोरियोलिस बल। इसको अपन आगे पढ़ेंगे। कोरियोलिस बल होता है वह कण के वेग के लंबवत लग रहा है, कण के वेग के लंबवत। देखो वो क्या आता था इसमें, इसको वापस मिटाता हूं। इसमें दो टाइप के बल लगे, एक तो छद्म बल अपकेंद्रीय बल और एक कौन सा, कण के वेग के विपरीत। ये वर्ताकार डिस्क थी, इसमें ये यहाँ पे पड़ा था कण, तो क्या करेगा छद्म बल, इसको केंद्र से बाहर की तरफ ले जाना चाहेगा। केंद्र से कहाँ ले जाना चाहेगा, बाहर, यानी इसको वेग कहाँ देगा, केंद्र से बाहर की तरफ वेग देगा। कौन, छद्म बल। कोरियोलिस बल क्या करेगा, इस कण के वेग के लंबवत लगेगा, यानी ये अगर इस साइड है तो इसके लंबवत कहाँ लगेगा, अपोजिट। ये अगर वेग इस साइड है तो इसके लंबवत क्या हो गया, अभी इस साइड हुआ कि नहीं हुआ। वेग अगर इस साइड है तो लंबवत ये दिशा हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, इस कण के वेग के लंबवत लगेगा तो कण को कहाँ गति करा देगा, इस वर्ताकार पाथ में गति करा देगा। कौन, कोरियोलिस बल। घूर्णी निर्देश तंत्र में दो बल लगेंगे, छद्म बल और कोरियोलिस बल। छद्म बल होगा वो आपको पता ही है कहाँ लगता है, फ्रेम के त्वरण के विपरीत। कोरियोलिस बल होता है वह कण के वेग के लंबवत लगेगा। अगर कण का वेग इस साइड है तो वह इस साइड लगेगा, अगर कण का वेग नीचे की साइड है तो वो इस साइड लगेगा। आगे बात समझो। तो ये होगा आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसमें देखो जितने भी घूर्णी निर्देश तंत्र होते हैं सारे अजड़त्वीय होते हैं। जितने भी घूर्णी निर्देश तंत्र होते हैं वे सारे कैसे होते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। यानी देखो आपने पढ़ के पहले पढ़ा होगा, घूर्णी और सरल रेखीय गतियों में क्या रिलेशन होता है कि जो सरल रेखीय गति है या जो रेखीय वेग है उसका फॉर्मूला होता है v = ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, तो घूर्णी निर्देश तंत्र में अगर आपने ओमेगा एक समान रखा भी है, अगर आपने ओमेगा क्या रखा है, एक समान रखा भी है, या ओमेगा की वैल्यू चेंज होगी, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, तो उसके हिसाब से v की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। और अपने पढ़ा है अगर v एक समान रहेगा तो त्वरण पैदा नहीं होगा। v अगर कैसा है, एक समान है तो त्वरण पैदा होगा क्या, v नहीं होगा। v एक समान है तो त्वरण क्या होगा, शून्य। त्वरण शून्य है तो f शून्य है। फिर कौन सा निर्देश तंत्र, जड़त्वीय का अजड़त्वीय, पहला नियम जड़त्वीय। तो v अगर एक समान रहता है तो नहीं होगा, लेकिन आपको पता है घूर्णी गति कराओगे तो ओमेगा चेंज होगा कि नहीं होगा, ओमेगा चेंज होगा, r चेंज होगी, ओमेगा चेंज होगा, r चेंज होगी, तो v भी चेंज होगा कि नहीं होगा। तो घूर्णी निर्देश तंत्र होते हैं वे सारे कैसे होते हैं, अजड़त्वीय निर्देश। सारे नहीं बोलूँगा,
कुछ एक को छोड़ के। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का जो कोणीय वेग होता है वो उतना नहीं मान सकते अपन। नॉर्मल डेली लाइफ में ओमेगा कुछ ना कुछ होगा, ओमेगा का मान होता है भी बहुत ज़्यादा होता है ओमेगा का मान नॉर्मल डेली लाइफ में। लेकिन जो पृथ्वी जैसे बड़े ग्रह हो गए, इनके अंदर ओमेगा का मान क्या होता है भी काफ़ी कम होता है। काफ़ी कम होगा तो क्या होगा, ओमेगा को अपन बहुत छोटा मान सकते हैं, जिससे अपन क्या मानते हैं कि पृथ्वी है वो एक अजड़त्वीय नहीं है, जड़त्वीय निर्देशांतर है। या जिनका ओमेगा कम होता है, जिनका कोणीय वेग कम होता है, ओमेगा यहाँ पे क्या है कोणीय वेग, जिनका कोणीय वेग कम होता है उनके अंदर अजड़त्वीयता, नॉन इनर्शियलिटी, अजड़त्वीयता जो होती है वो कम होती है। जिसका ओमेगा ज़्यादा उसमें अजड़त्वीयता उतनी ज़्यादा, जिसका ओमेगा कम उसकी नॉन इनर्शियलिटी उतनी कम। तो ये हो गया आपका अजड़त्वीय और जड़त्वीय निर्देशांतर घूर्णी भी हो गया, और समस्त घूर्णी होंगे लगभग अगर बात करें तो वो कैसे होंगे, अजड़त्वीय होंगे, कुछ एक को छोड़ के, जिनका कोणीय वेग क्या होगा कम होगा। बाकी करेंगे अगली क्लास में।